Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए। आज के लेक्चर में चैप्टर 11 को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था जो कि रिलेट करता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने कल के लेक्चर में पढ़े। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये तीन कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं हम। छोटे छोटे कंसेप्ट है तीनों, इनमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है ज्यादा। सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस एक नहीं दो प्रॉमिस होते हैं। मिस्टर ए अगर मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो मिस्टर बी की गाड़ी 10 लाख में खरीदेगा, तो एक प्रॉमिस मिस्टर ए कर रहा है बी को, क्या कि वो उसे 10 लाख रुपया अदा करेगा, और एक प्रॉमिस मिस्टर बी कर रहा है इसे, क्या कि वो गाड़ी उसको डिलीवर करेगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस जरूर होते हैं। जैसे दो पार्टीज होती है, ऑफर और ऑफरी। ऑफर जो करने को कहता है वो एक प्रॉमिस है, ऑफरी जो एक्ट करने को कहता है वो दूसरा प्रॉमिस है। इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रही होती है। सिर्फ ऐसे एग्रीमेंट जिनमें कंसीडरेशन नहीं है, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, उसमें सिर्फ सिंगल प्रॉमिस होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, क्योंकि उसमें कंसीडरेशन है ही नहीं। वरना दुनिया के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रॉमिस होते हैं, एक ऑफर कर रहा है कोई एक्ट करने को और दूसरा ऑफरिंग। इन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की पहले तो हम टाइप्स पढ़ेंगे क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस कि इनको परफॉर्म करने के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस में सबसे अहम रूल है ऑर्डर, कि किस तरीके से किस ऑर्डर में उनकी परफॉर्मेंस होगी। पहली टाइप है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। है तो सारे म्यूचुअल, जाहिर है दोनों साइड में प्रॉमिसेस है, तो असल फर्क जो है वो म्यूचुअल का नहीं है। असल फर्क यह है कि ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या कंकरेंट है। ठीक है, कंकरेंट प्रॉमिसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्रॉमिस जो साइमल्टेनियसली जो है वो परफॉर्म होंगे। जैसे फर्ज कीजिए एग्री ये हुआ कि जिस दिन मैं मिस्टर बी को, फर्ज की मिस्टर ए मिस्टर बी को 10 लाख रुपया अदा करेगा, उसी दिन मिस्टर बी उसे गाड़ी डिलीवर करेगा। ये कंकरेंट है जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना है। डिपेंडेंट प्रॉमिसेस कौन से होते हैं? जिसमें एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरी पार्टी के प्रॉमिस पे डिपेंड करता है, यानी दूसरी पार्टी अगर वो काम करेगी उसके बाद पहली पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। यह डिपेंडेंट। यानी फर्स्ट कीजिए एग्री ये हुआ कि मिस्टर ए पहले 10 लाख रुपया अदा करेगा और फिर उसके एक महीने के बाद, पेमेंट के एक महीने के बाद मिस्टर बी गाड़ी डिलीवर करेगा। तो मिस्टर बी का जो प्रॉमिस है ये डिपेंडेंट है मिस्टर ए के प्रॉमिस पे। मिस्टर ए पूरा करेगा तो फिर मिस्टर बी पूरा करेगा, ये डिपेंडेंट है। और अगर फर्स्ट कीजिए हम प्रॉमिस इस तरह करें कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, मिस्टर ए अलग एग्री करे कि जी मैं एक महीने के अंदर आपको पेमेंट करूंगा 10 लाख की, मिस्टर बी भी एग्री करे कि मैं एक महीने के अंदर आपको गाड़ी डिलीवर करूंगा। अब उन्होंने ये शर्त नहीं लगाई कि पहले एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी फिर दूसरा करेगी। दोनों ने कहा हम दोनों अपना अपना प्रॉमिस एक महीने के अंदर पूरा कर देंगे। तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉमिस है जिसमें एक पार्टी इंतजार नहीं करती दूसरी पार्टी के प्रॉमिस पूरा करने का। डिपेंडेंट में एक पार्टी इंतजार करेगी, अगर एक पहली पार्टी ने प्रॉमिस पूरा किया फिर दूसरी पार्टी प्रॉमिस पूरा करेगी, वरना नहीं। ठीक है, एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में दोनों पार्टीज ने अपना अलग-अलग प्रॉमिस पूरा करना है, वेट नहीं करना कि पहली पार्टी पूरा करे प्रॉमिस और फिर दूसरा करे। ये होगी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की तीन टाइप्स। कौन कौन सी? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली प्रॉमिस पूरा किया जाएगा। ठीक है, और अगर साइमल्टेनियसली प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाता फिर दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये डिपेंडेंट हो, एक पार्टी पहले प्रॉमिस पूरा करे फिर उसके बाद दूसरा पार्टी पूरा करेगी। और दूसरी सिचुएशन इंडिपेंडेंट है, दोनों पार्टीज अपना अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरा करेंगी लेकिन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हुए बगैर, ये देखे बगैर कि दूसरी पार्टी जो है वो प्रॉमिस पूरा कर दिया कि नहीं। ये तीन टाइप्स हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ किए जाए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, हर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होंगे। ऑफर अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है तो ऑफरी भी प्रॉमिस कर रहा है कोई ना। ठीक है, स्वाय एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के उसमें वन साइड प्रॉमिस होता है, दूसरी पार्टी कोई कंसीडरेशन पे नहीं करनी होती उसने। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों पार्टीज की आपस की मर्जी है कि वो कौन सा टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस डिसाइड करते हैं। मेरी मर्जी और जो गाड़ी बेचने वाला उसकी मर्जी, हम जो मर्जी टर्म एंड कंडीशन एग्री कर लें।
ठीक है, हम पहले पेमेंट बाद में डिलीवरी, पहले डिलीवरी बाद में पेमेंट, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें डिसाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी डिसाइड कर, ये दोनों पार्टीज की आपस में मर्जी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल जो प्रोमिसेस हैं इनको परफॉर्म कैसे किया जाएगा, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ये कुछ उसने हमें 5-6 रूल्स बताए हैं। पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जी, सबसे पहले रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस में पहला रूल है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि प्रोमिसेस को किस ऑर्डर में पूरा किया जाएगा। पहला रूल क्या है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का, किस ऑर्डर में पूरा किया। वो कहता है जो आपने स्पेसिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में उस ऑर्डर में, यानी पहले एग्री हुआ, अगर पेमेंट होगी तो पहले पेमेंट फिर उसके बाद डिलीवरी, पहले एग्री हुआ डिलीवरी होगी, पहले डिलीवरी बाद में पेमेंट। या अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री नहीं हुआ तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को देख के डिसाइड किया जाएगा, जैसी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा होना चाहिए। तो पहला रूल क्या है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की परफॉर्मेंस में, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया स्पेसिफाइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तय नहीं पाया तो जो नॉर्मल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो ट्रेंड है, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करता है। अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्मेंस क्या है साइमल्टेनियस, तो कहता है प्रॉमिस उस वक्त परफॉर्म किया जाएगा जब दोनों पार्टीज तैयार होंगी अपना अपना पार्ट पूरा करने के लिए, क्योंकि साइमल्टेनियस है। अगर फर्ज कीजिए एक पार्टी को पता चलता है कि गाड़ी तो अभी इसके पास है नहीं, वो तो उसने कराची भेजी हुई है ड्यू डेट पे जिसपे एग्रीमेंट, तो क्या पहले वाली पार्टी को पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं। साइमल्टेनियस प्रॉमिस है तो उसी वक्त परफॉर्म किए जाएंगे जब दोनों पार्टीज रेडी टू परफॉर्म है। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार नहीं तो दूसरी पार्टी को भी प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि एग्री हुआ था साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होगी। दूसरा रूल समझ आया साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का, ये साइमल्टेनियस जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं। कब परफॉर्म होंगे? व्हेन अदर पार्टी इज रेडी। और अगर अदर पार्टी रेडी नहीं है, पार्टी ए ने भी पूरा नहीं करना, एक बी ने उसको गाड़ी ने डिलीवर की, तो क्या वो ये कह सकता है सर इसने मुझे पेमेंट नहीं की? वो कभी पेमेंट क्या की करनी थी, दोनों चीजें इकट्ठी होनी थी, आपके पास रेडी नहीं है। डिपेंडेंट परफॉर्म, अगर साइमल्टेनियस नहीं डिपेंडेंट परफॉर्मेंस है वो भी तो हो सकती है। साइमल्टेनियस डिपेंडेंट परफॉर्मेंस क्या होती है? एक पार्टी अपना काम करेगी फिर दूसरी पार्टी अपना काम करेगी। तय ये पाया कि आप गाड़ी डिलीवर करेंगे फिर उसके हफ्ते बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। अगर उस बंदे ने गाड़ी डिलीवर नहीं की, क्या मुझे पेमेंट करनी चाहिए? कहता है नहीं। डिपेंडेंट परफॉर्मेंस सिर्फ उसी वक्त की जाएगी जब पहली पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है। परफॉर्म ओनली फर्स्ट पार्टी हैज परफॉर्म्ड इट्स प्रॉमिस। अगर फर्स्ट पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, सेकंड पार्टी भी कोई प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये रूल समझ आया? अगला रूल, ये हमने पढ़े हुए हैं, ये सारे रूल आगे पढ़े हुए, पता नहीं क्यों उसने इधर फीड कर दी, बहरहाल मर्जी उसकी। प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोकती है परफॉर्मेंस से तो क्या होगा? तो क्या इस पार्टी के लिए जिसको रोका गया है प्रॉमिस पूरा करना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। अब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। सिंगर को रोका गया 6ठी दफा में, क्या अब सिंगर को 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दफा फिर आने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, वो क्वांटम में रूट की बेस पे अपने पिछली परफॉर्मेंस 5 जो है इसके पैसे क्लेम करेगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैमेजेस क्लेम करेगा। ठीक है, यही रूल था ना। अगर एक पार्टी प्रिवेंट करे दूसरे को तो वो क्या था? टेंडर ऑफ गुड्स रोका गया तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसे दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, लायबिलिटी उसकी डिस्चार्ज होगी। नेक्स्ट, अल्टरनेट प्रोमिसेस बीइंग इलीगल। अल्टरनेट प्रोमिसेस याद है, या ये या तनहा 10 लाख 1 लाख 50,000 या आधा किलो शेयर्स। तो क्या रूल है इसमें? जो लीगल पार्ट है, लीगल ब्रांच है, वो इन्फोर्सेबल है, इलीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। परफॉर्म कौन सा किया जाएगा? लीगल वाला, इलीगल वाला नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये अल्टरनेट प्रोमिसेस, या ये पेमेंट होगी इस चीज की या इस चीज की। एक है प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल थिंग्स, ये याद है? पहले घर बेचेंगे 1 लाख, फिर उस पर आप जुआ करवाएंगे और मुझे 10 लाख रुपए और देंगे। अब बताइए इसका क्या रूल है? क्या घर बेचने वाली ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल है? ये इन्फोर्सेबल है। और बाद में जो अगर वो कहता है जुए के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं घर को, वो इलीगल है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ये हमारे रूल्स कुछ मुश्किल नहीं है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस भाई कितने टाइप्स है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की? 3 टाइप्स है, या तो वो इंडिपेंडेंट हो गए या डिपेंडेंट और या कंकरेंट। कंकरेंट कौन से है? साइमल्टेनियसली। डिपेंडेंट कौन से है? एक पार्टी करेगी तो फिर दूसरी करेगी। और इंडिपेंडेंट कौन से है?
दोनों ने एक दूसरे का इंतजार किए बगैर परफॉर्म कर, हर एक के साथ म्यूचुअल बिला वजह उसने लगाया, म्यूचुअल शब्द के साथ है, तो फर्क इसका मतलब है म्यूचुअल का नहीं है, फर्क दूसरे लफ्ज का है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंकरेंट का। तो रूल्स क्या है? पहला रूल ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, किस ऑर्डर में परफॉर्म किया जाएगा, जो स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई नहीं किया तो द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है, ये है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। और साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का रूल क्या है? दूसरी पार्टी रेडी हो फिर आपने पेमेंट वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना, दूसरी पार्टी नहीं रेडी तो हमने भी नहीं करना। डिपेंडेंट परफॉर्मेंस का रूल क्या है? पहली पार्टी ने अपना पूरा कर, यहाँ पे था रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली है, यहाँ पे कह रहा है कर चुका हो तो फिर आपने अपना प्रॉमिस पूरा करना है, वरना नहीं करना। प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस पहले पढ़ चुके हैं, रोका जाए वॉइडेबल, ठीक है, अगर वो साइन करता है उसको तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अल्टरनेट प्रॉमिस बीइंग, अल्टरनेट प्रॉमिस में प्रॉमिस टू डू फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल में फर्क है। अल्टरनेट प्रॉमिस में क्या कह रहे होते हैं, भैया आप जॉब कीजिए या आपको ये लीगल चीज या इलीगल चीज मिलेगी, तो कौन सी चीज मिलेगी? लीगल। और अगर कहा जाए पहले ट्रांजैक्शन लीगल है बाद में इलीगल एक्टिविटी की जाएगी, तो पहले वाला सेट ऑफ प्रॉमिस वैलिड, दूसरे वाला वॉइड। जी बताइए, कुछ समझ आई? अच्छा, जो हमारी राइज वाली बुक है उसमें ये आमने सामने लिखे हुए कंसेप्ट, उसमें शायद ये 2-3 पॉइंट्स नहीं कवर, आपने इसको फॉलो करना, ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए उस मैटर के साथ जो कि किताब में है, ठीक है, किताब में ये हमारे पेज 78 पे है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में, ठीक है, तो उसमें दोनों उसने कंसेप्ट्स को इकट्ठा कर दिया, आपने उसको इसी तरह अलग-अलग लिखना। क्लियर होगी ये बात? भाई जो ये वाला कंसेप्ट किताब में जो है ना उसने इकट्ठा किया, आपने वैसे नहीं करना, किताब वाले को क्रॉस करके ये छाप देना आपने। क्लियर हो गई? लेकिन सिर्फ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पूरी किताब को ना क्रॉस कर दीजिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 ही है सर, आपने कहा था किताब को क्रॉस कर दें, सिर्फ ये कंसेप्ट जो है ये हमने सेपरेट पढ़ना है, टाइप्स को अलग पढ़ना है, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस अलग पढ़ना है। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ये ट्रांसफर कर देना किसी और को। इससे पहले हमने ये कंसेप्ट कहां पढ़ा है जी? डायरेक्टर ऑफ कंपनी लाने नहीं, मर्केंटाइल लाने बताइए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब एक पार्टी अपना क्लेम रिसीवेबल जो है प्रोमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज दूसरी पार्टी को निगोशिएट कर देती है, क्या वो अपने राइट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर रही है? तो वो भी तो असाइनमेंट ही है, ठीक है, लेकिन वहां पे चूंकि एक्ट का अपना स्पेसिफिक लफ्ज है निगोशिएशन, तो वहां पे हमने असाइनमेंट की बजाय निगोशिएशन का लफ्ज यूज किया था। कंसेप्ट वही है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं जब वो आप किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, आप दरमियान से निकल जाते हैं, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज तो वो ये कह रहा है, ये डेफिनेशन बताइए, ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, ए और बी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या वो अब उसमें सी को ट्रांसफर किया जा सकते हैं? बी कह रहा है भाई मेरी वजह से सी काम करेगा, ये कंसेप्ट है असाइनमेंट का। कहते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है दो तरीकों से, या पार्टीज खुद कर लें या लॉ करें, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या पार्टीज खुद असाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी पार्टी को? मैं अगर फर्ज कीजिए कि इनको पेमेंट करनी है और मैं अपनी बजाय इनको कह सकता हूं कि भाई तुम पेमेंट करो, कुछ जगहों पे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म करूं चाहे ये करे, लॉ कहता है वहां पे तो मुझे खुली छुट्टी है ना, मैं कर सकता हूं। जैसे पैसों का लेन देन होता है, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम खुली असाइनमेंट किया करते थे, कोई ट्रायल पार्टीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इन पार्टी को फर्क पड़ेगा। वो कौन से? पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, या वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें क्लियरली इंटेंशन अपीयर हो कॉन्ट्रैक्ट से कि भैया यही पार्टी परफॉर्म करेगी वरना कोई दूसरी नहीं। तो जो पर्सनल नेचर की हो, जैसे किसी की पर्सनल स्किल का, हमने किसी बड़े मशहूर पेंटर से कहा हमारे लिए पेंटिंग कीजिए, उसने कहा अच्छा, अपने शागिर्द को कहा भी तुम पेंटिंग कर दो, ठीक है, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल स्किल जो है वो इन्वॉल्व है। फर्ज कीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ मेरे साथ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं निकल गया किसी और अपने जूनियर टीए को मैंने कहा दिया तुम पढ़ाओ, ये भी असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। क्या एक्सेप्ट सही है? नहीं सही ना, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे जिनमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, इसी तरह सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं नॉर्मली हर एक का अपना एक स्किल होती है, अपना नाम होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक के साथ किया वो दूसरे को भिजवा दे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो असाइन नहीं हो सकते, वरना नॉर्मली एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है। यहाँ पे उसने लफ्ज यूज किया एक्शनेबल क्लेम्स, अगर एक्शनेबल क्लेम की जगह पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर देता, आपको फौरी तौर पे समझ आ जाती क्या कह रहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन ऑलवेज बी असाइड। यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स का क्लेम का मतलब क्या है? राइट टू रिसीव मनी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें आपका राइट है टू, जैसे प्रोमिसरी नोट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, तो एक्शनेबल क्लेम्स कैन बी, क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन किया जा सकता है?
उनको हमेशा किया जा सकता है। अगली पार्टी को पैसों से गर्ज होती है, मिस्टर ए दे या बी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, प्रोमिसर स्टिल लायबल होता है। देखिए असाइनमेंट के बाद भी फर्ज कीजिए कि मैंने इनको कह दिया कि मेरी जगह पे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, तो इन्होंने फर्ज कीजिए भाई मेरे पास आए, सर मैं चाहता हूँ टेबल्स, स्टडी टेबल बनवानी है मैंने आपसे, मेरा फर्नीचर की का बिजनेस है। मैंने कहा ठीक है। अब अगर इनको टेबल से कर्ज है, चाहे मैं बना के दूं या दूसरा बंदा बना के दे, मैंने इनसे कहा कि आप टेबल बना, असाइनमेंट कर दी मैंने, कर सकता हूं, लेकिन याद रखिए जो प्रॉपर परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई इसके लिए स्टिल मैं लायबल हूं। अगर ये टेबल सही बना के नहीं देते इनको तो लायबल कौन होगा? मैं, प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर स्टिल लायबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस, ये प्रॉमिस जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल बाद में ये टेबल ठीक नहीं बनाते तो ये भाई केस किसके खिलाफ करेंगे? मेरे खिलाफ। प्रोमिसर स्टिल लायबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस। यहां तक क्लियर? कंसेप्ट मुश्किल तो नहीं है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? राइट्स एंड ड्यूटीज एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दी जाए। कौन कर सकता है असाइनमेंट? पार्टीज भी, लॉ भी। पार्टीज साइन कर सकती है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता? पर्सनल नेचर या जिनमें इंटेंशन क्लियरली लिखी हुई हो या कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रही हो, ये सिर्फ रेलिवेंट पार्टी परफॉर्म करेगी, वरना बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम साइन हो सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम से में क्या आ जाए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर असाइनमेंट होती भी है, प्रोमिसर स्टिल लायबल होगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जैसे अगर किसी की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली, वो उस पार्टी ने नहीं किया असाइनमेंट, लेकिन ऑटोमेटिकली असाइनमेंट होगी किसको? अब उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें राइट्स एंड ड्यूटी सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो गए। इसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स। जब किसी की डेथ पे राइट्स ट्रांसफर होते हैं दूसरी पार्टी को, डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स। लेकिन यहां पे बताइए, लिखा नहीं हुआ, सोच के बताइए, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव को साइन नहीं होंगे? शाबाश पर्सन, या जिनमें कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर हो रही हो। एक डेथ, ये केस है डेथ वाला, इसमें भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको राइट्स एंड ड्यूटी ट्रांसफर हो जाएगी। ये कौन सा केस है? बैंकरप्सी का, लिक्विडेशन का। अगर कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो उस कोर्ट क्या करता है? एक ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को अपॉइंट करता है कि भाई इसके सारे एसेट बेचो और क्रेडिटर्स को पे करो। अब उसका जो भी लेना देना है, जिन लोगों के साथ भी लेना देना है, उनके साथ ये जो इंसॉल्वेंट हो गया पर्सन, ये डीलिंग नहीं करेगा। कौन डीलिंग करेगा? ऑफिशियल रिसीवर असाइनी। तो इसके भी राइट्स असाइन हो गए ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को। ये कंसेप्ट समझ आया? असाइनमेंट का कंसेप्ट क्लियर? चलो, असाइनमेंट का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। असाइनमेंट कितने तरीकों से हो सकती है? तो बाय पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय पार्टीज क्या रूल है? कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन हो सकते हैं सिवाय पर्सनल नेचर या कॉन्ट्रैरी इंटेंशन हो। एक्शनेबल क्लेम हमेशा साइन हो सकते हैं, जो पर्सनल नेचर वगैरह वाले हैं वो साइन नहीं हो सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है प्रोमिसर स्टिल लायबल होगा प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए। और ऑपरेशन ऑफ लॉ में कौन सी ऑप्शन है जिनमें लॉ के थ्रू असाइनमेंट होगी? वो डेथ का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि एक पार्टी, एक बिजनेसमैन अपने डेट्स को पे ना कर सके। अगर वो जब अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता तो फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई आप अपना बिजनेस स्टॉप कर दें, आप अब इस काबिल नहीं है कि बिजनेस कर सके। आपकी जगह पे हम एक कोई ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, साइनी या रिसीवर से कहते हैं, वो आपके सारे एसेट्स को बेचेगा और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको पे करेगा। अब इसका मतलब है एसेट्स को बेचने का हक इस बंदे का नहीं रहा। किसके एसेट थे? वो किसके पास ट्रांसफर हो गया? साइनी के पास। और लायबिलिटीज भी जो पे करनी है अब इस पर्सन ने नहीं पे करनी, साइनी ने पे करनी। क्लियर? नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। फर्ज कीजिए कि मैंने इन भाई से पहले लोन लिया 1000, फिर 2 महीने बाद एक और लोन लिया 5000 का, फिर लोन लिया 3000 का, और उसके बाद इनको पेमेंट की 2000 की। अब बताइए ये 2000 की पेमेंट कौन से वाले डेट की है? 1000 वाले की, 5000 वाले की, 3000 वाले की? ये कंसेप्ट है जो हमें सिखा रहा है, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन अपने क्रेडिटर को पेमेंट करे, अगर कोई डेटर अपने क्रेडिटर को पेमेंट करे, तो नॉर्मली डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में आपको पता है डेली बेसिस पे बहुत सी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। ठीक है, हर रोज जैसे फर्ज कीजिए कि कोई अनारकली में एक ट्रेडर है, वो जूते खरीदता है या कपड़े खरीदता है, वो हर हफ्ते महीने में 2-3 दफा सप्लाई आती होगी उसकी, और वो महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनको पेमेंट जो है वो कर देते हैं। तो कैसे डिसाइड होगा कि जो पेमेंट की गई है ये किस डेट की गई है? जो पेमेंट की गई है किस डेट की गई है, कैसे डिसाइड होगा? ये कंसेप्ट है हमारा, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट।
यानी अगर डेटर ने क्रेडिटर को पेमेंट की है तो वो पेमेंट किस डेट की है, एप्लीकेशन ऑफ डेट, किस डेट पे अप्लाई की जाएगी। पहला रूल कहता है अगर पेमेंट भेजने के साथ डेटर स्पेसिफाई कर दे भैया ये वो वाले डेट की पेमेंट है तो इसे उसी डेट की पेमेंट समझा जाएगा एज स्पेसिफाइड, ना उससे पहले वाले की ना उससे बाद वाले की। अगर मैंने कहा तो भैया ये 2000 5000 वाले में से है उसकी पेमेंट, तो ना 1000 वाला समझा जाएगा ना 5000 वाले की पेमेंट समझी। अगर डेटर स्पेसिफाई नहीं करता, मैंने सिर्फ इन्हें पेमेंट भेज दी, चेक भेज, साथ में मेंशन नहीं किया किस डेट की पेमेंट है, फिर इनकी मर्जी, क्रेडिटर की मर्जी, तो चाहे इसको पहले वाले डेट में एडजस्ट करे, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चाहे पार्शल कर ले, कुछ पहले में कुछ तीसरे में, फिर किसकी मर्जी, क्रेडिटर। उसमें ध्यान में रखिएगा अगर कोई टाइम बार डेट है जो कि लीगली वो रिकवर नहीं करवा सकता था, कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल नहीं था, डेट है लेकिन कौन सा डेट, टाइम बार, क्या उसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्रेडिटर टाइम बार डेट की एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड डेट है उसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। डिस्प्यूटेड डेट का फैसला कोर्ट में होगा, या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो वहां पे होगा। टाइम बार डेट में और डिस्प्यूटेड डेट में फर्क समझ आया। आगे चलते हैं, अगर ना तो डेटर ने स्पेसिफाई किया ना ही क्रेडिटर ने, इन्होंने भी चुप करके 2000 रख लिए, मुझे नहीं बताया कि मैंने इसमें से पहला और तीसरा डेट एडजस्ट किया, मैंने भी चुप करके पेमेंट कर दी, स्पेसिफाई नहीं किया, इन्होंने भी पैसे लेकर चुप करके अपने पास रख लिए, मुझे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सर मैंने इस पेमेंट के केस में कौन कौन सी वाली एडजस्ट की। अब क्या रूल है, लॉ कहता है कि अब देखा जाएगा जिस तरतीब से डेट पेंडिंग है टाइम ऑर्डर से, उस तरतीब से इस पेमेंट को एडजस्ट किया जाएगा। लॉजिकल देखिए, तीनों रिक्वायरमेंट लॉजिकल उस पे। इसमें अगर टाइम बार डेट आता है एडजस्ट होगा, डिस्प्यूटेड डेट आता है, हाँ अगर उसने कहा कि कोई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पेंडिंग है तो हम पहले सारे इंटरेस्ट एडजस्ट करवाएंगे फिर उसके बाद प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे। यानी अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पेंडिंग है, पहले तरतीब से क्या एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद पेमेंट। भाई ये तरतीब समझ आई, एप्लीकेशन कोई इसमें मेरा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। एप्लीकेशन का, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जो पेमेंट हुई है किस डेट की हुई है। क्या रूल है पेमेंट का, एप्लीकेशन किस डेट की होगी, भाई जो डेटा स्पेसिफाई कर दे, डेटा स्पेसिफाई ना करे तो जो क्रेडिटर की मर्जी। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, टाइम बार डेट हो सकते हैं एडजस्ट, डिस्प्यूटेड नहीं हो सकते। और अगर क्रेडिटर ने भी स्पेसिफाई नहीं किया फिर उस तरतीब से, जिस तरतीब से वो ड्यू है टाइम ऑर्डर से, इंटरेस्ट पहले सेटल होंगे, प्रिंसिपल सारे बाद में होंगे। और इसमें भी टाइम बार डेट सेटल किया जा सकता है, डिस्प्यूटेड डेट सेटल। ये थे हमारे कंसेप्ट्स। जी बताइए, अगर कोई मुश्किल लग रहा है तो पूछ ले, रिपीट कर देता हूं, वरना केस स्टडी की तरफ चलते हैं। जी भाई, डिस्प्यूटेड, देखिए डिस्प्यूटेड डेट में एक पार्टी कह रही होगी मैंने पैसे अदा नहीं करने, दूसरी पार्टी कह रही होगी मैंने लेने। अब ये फैसला तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। लॉ कहता है अगर इसको आप एडजस्ट करवाएंगे तो ये झगड़े वाली बात है, इसका झगड़ा हो रहा है, वो कोर्ट में फाइनल होगा फैसला, उसके मुताबिक पेमेंट होगी। फिर अभी डिस्प्यूटेड डेट जो है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो कहता है जो नीट एंड क्लीन है ना, क्लियर, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज में से किसी का आर्गूमेंट नहीं है, वो एडजस्ट करवाते रहे, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन डिस्प्यूटेड एडजस्टमेंट। चलिए अब चलते हैं हम केस स्टडीज की तरफ। जी जी, नहीं सिर्फ एक्शनेबल क्लेम में समझने के लिए सिर्फ इसके आप अपने ज़हन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही लेके आइए, ठीक है। जी पेज 74 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं करेक्ट वर्जन पढ़ता जाऊंगा, आप अपनी करेक्शन करते रहिएगा। कह रहा है ए एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बिल्ड ए हाउस फॉर ए। ए बिल्ड्स द हाउस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, ए एंटर्स कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बिल्ड ए हाउस। हाँ जी, नहीं एक मिनट आ जाए। ए एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बिल्ड ए हाउस फॉर बी। चलो सी कर ले, ठीक है, सी पहले ठीक ठीक। A builds the house according to specification. B tenders payment. A refuses to accept the money. B ने पैसे दिए, A ने कहा मैं पैसे रिसीव नहीं करूंगा, claiming that it is insufficient because the job was more difficult than he had anticipated. उसने कहा कि जॉब तो उसे कहीं ज्यादा मुश्किल थी जितना मैंने अंदाजा लगाया था, तो ये पैसे कम है, मुझे पैसे ज्यादा दो। क्या इस बेस पे आप एग्रीड अमाउंट को बढ़ा सकते हैं? नहीं भैया, अगर आप कह दें कि काम बहुत मुश्किल था और पैसे दो, ऐसे नहीं भैया, काम पहले तय हो गया। बाजू का होता है रिक्शे वालों के साथ एग्री करें ना, कॉलेज जाना है तो कहते सर इधर बहुत रश था, उधर घूम घुमा के मुझे आना पड़ा, पैसे थोड़े ज्यादा दीजिए। नहीं, लीगली नहीं मांग सकते। एग्रीड हो गया जब प्रोजेक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद डिफिकल्ट होने की वजह से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। व्हाट इफेक्ट हैज द टेंडर ऑन दीज ऑब्लिगेशन? अब बताइए स्टैंडिंग का इफेक्ट क्या है?
बी लायबल है पे करने के लिए, लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। ये केस स्टडी क्लियर? आगे चलते हैं। A and B enter into a contract that A shall do some work for B for rupees 500. A is ready and willing to do the work, but B prevents him from doing so. Advise A. अब ये टेंडर कौन सा टेंडर है? टेंडर ऑफ गुड्स। ए को एडवाइस कीजिए, क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे एग्री हुए हैं वो रिसीव करेगा? वो रिसीव नहीं करेगा। कंपनी जो अपना नुकसान हुआ इसका वो क्लेम कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे था वो नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, हाँ जी, ठीक क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, क्वेश्चन 6। A promises to sell and deliver on the 5th of January a lorry to B. The parties have stipulated that the time should be the essence of the contract. कंसेप्ट याद है ना? essence of the contract को डिलीवरी ना करे क्या इफेक्ट होता है? voidable है। A delivers the lorry only on the 5th of February. महीने बाद डिलीवर की उसने लॉरी। Explain what are the rights of B against A in this case. राइट क्या है B के? कि voidable है उसके लिए, वो इसको रिसाइन कर सकता है, ठीक है, और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। Suppose B desire to accept the belated delivery and also to claim compensation for loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed. Advise B as to whether he can achieve these two objectives. क्या B कह सकता है कि लॉरी भी एक्सेप्ट कर ले और डैमेजेस भी क्लेम करे? शर्त क्या है इसके लिए? एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिफाई करेगा। एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ए को नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देना जरूरी। 7. Bushra entered into a contract with Akhtar, the manager of a radio program, to conduct a show twice a week during the next 3 months. Bushra did not appear for the 6th show. She conducted the next show. अच्छा 6th show पे appear नहीं हुई तो ये अख्तर के लिए voidable हो गया। She conducted the next show, अगला शो उसने किया, इसका मतलब है अब अख्तर ने उसको लॉ कर दिया, उसने उसको जो उसके पास ऑप्शन थी voidable उसने void नहीं किया, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया क्योंकि उसने उसका नेक्स्ट शो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। बट सून देयरआफ्टर अख्तर rescinded the contract and informed her that her services were no longer required as she failed to conduct the 6th show. Narrate the rights of Akhtar and Bushra in the above situation. बुशरा का क्या राइट है मैंने बताइए? अब ये इसको परफॉर्मेंस प्रिवेंट करने से रोक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, रोका गया, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड करके रिसेंड करके तो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। अख्तर का क्या राइट है? नहीं राइट है एक, छठे शो की वजह से ना आने की वजह से जो उसे नुकसान हुआ उसका डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। A and B execute a promissory note in favor of X and Y for rupees 4,000. Will X succeed if he alone sues A on the pro note promissory note? अब देखिए जॉइंट प्रोमिसर वाला कंसेप्ट है। जॉइंट प्रोमिसर में से किसी भी एक को हम कह सकते हैं परफॉर्म करो, लेकिन जॉइंट प्रोमिसरी अगर डिमांड करना है परफॉर्मेंस, सारे प्रोमिसरी इकट्ठे आने जरूरी है। तो X एंड Y, क्या X सक्सीड करेगा? अच्छा ए को कहा जा सकता है कि भाई केले तुम पैसे दो, लेकिन कहेगा कौन? सर भाई ए और बी जॉइंट प्रोमिसर है, एक्स एंड वाई जॉइंट प्रोमिसरी है, ठीक है, एक्स एंड वाई का इकट्ठे आना जरूरी है। अब चाहे उन्हें ए मिल जाए बी मिल जाए, किसी से भी इकट्ठे कर सकते हैं बस। 9 क्लियर? 12 ए बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिसेस टू पे डी रुपीज 3,000. ए एंड बी आर अनट्रेसेबल, कैन डी कंपेल सी टू पे हिम इन फुल? जॉइंट प्रोमिसर है, एक प्रोमिसर को भी कहा जा सकता। अच्छा वैसे इसके बाद उसने आगे पूछा नहीं, सी पे कर देता सारा, सी का क्या राइट होगा फिर? और बी सही। 13 ए मेक्स ए प्रॉमिस टू 3 जॉइंट प्रोमिसेस एक्स वाई एंड जेड. एक्स एंड वाई डाई बिफोर द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड. हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस? नहीं जेड भी कर सकता, जेड के साथ साथ एक्स और वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, अकेला जेड नहीं कर सकता। जॉइंट प्रोमिस का केस है, अगर इसकी डेथ हो जाए लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। असाइनमेंट पढ़ा नहीं हमने? क्वेश्चन 14। अच्छा ये जरा ध्यान से तसल्ली से पढ़ना और बताना। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी ए सम ऑफ रुपीज 6,000. पहला, कैन डी कंपेल एनी ऑफ 3 पार्टीज ए बी एंड सी टू पे हिम रुपीज 6,000? यस, जॉइंट प्रॉमिसर है, सिंगल को भी कहा जा सकता है। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल ऑफ द अमाउंट टू डी. कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम ए एंड बी व्हेन बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट? ए एंड बी से रिकवर करवा सकता है? करवा सकता है। कितने 6,000 पे या 2,000? शाबाश, 2,000। और अगर कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए तो जो उसका नुकसान बाकी के प्रोमिसर एडजस्ट करते हैं, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लॉस, 3,000। लेकिन कह रहे
A is insolvent and pay 50% in rupee to his creditor. A in 50 यानी 1000 दिया उसने, तो 1000 का नुकसान अब किसने बेयर करना है? बाकी दोनों ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो B है उसने 2000 तो अपना पे करना है, 500 इसका, क्यों इसका तो 1000 बैडेड हुआ, 50, हाँ बिल्कुल 50 उधर और 50 50% उधर, दोनों ने। तो B अब कितने पे करेगा? 2500। ये कैलकुलेशन क्लियर हुई? आगे थर्ड, A इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे एनीथिंग, तो फिर B से कितने पैसे लिए जाएंगे? 3000। Question 15. A borrows rupees 3000 from B, C and D. When the debt becomes due, A tenders it to B who accepted it. Is A discharged by the payment? भाई सबको इकट्ठे आना था फिर पेमेंट करनी थी, ये डिस्चार्ज नहीं हुआ पेमेंट से, ठीक है, ये वैलिड पेमेंट नहीं समझी जाएगी। हाँ लेकिन C और D को 1000 देगा अभी, हाँ C और D को 1000 देगा, दोबारा पैसे देगा, लेकिन अब की बात 3000 नहीं देगा, अब C और D को 1000 देगा, क्योंकि जैसे लॉस इक्वल था तो पैसे भी इक्वल। हाँ वापस बिल्कुल ले सकता है, उससे वापस लेगा, अभी इसका राइट है, लेकिन ये इसका राइट जो है A का B से है 2000 वापस लेना, और फिर इस 2000 को C और D को देना, ये भी इसकी जिम्मेदारी। 16. Sohail and Afaq lent rupees 2 million to Mohsin, Laila and Faizan jointly. On due date, Laila became insolvent. Without informing Sohail, Afaq wants Mohsin to repay the full amount to him. Afaq कह रहा है कि भाई सारे पैसे मुझे दे दो, क्योंकि अच्छा सुहेल और अफाक ने पैसे दिए, किसको दिए? मोहसिन, लैला और फैजान। यहाँ पे मोहसिन, लैला एंड फैजान कौन है? ये प्रोमिजर है या प्रोमिजी है? पैसे रिसीव किसने करने हैं? भाई सुहेल एंड अफाक ने पैसे लेने हैं वापस, उन्होंने उधार इन्होंने दिया है, मोहसिन, लैला, फैजान ने तो उधार लिया है। हाँ जी, कह रहे वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे फुल अमाउंट टू अफाक। भाई ये प्रोमिजर है, ये मोहसिन लैला जॉइंट प्रोमिजर है, पैसे इन्होंने देने हैं, जरूरी नहीं जिसका नाम पहले आ जाए वो प्रोमिजर है, जिसका बाद में आए वो प्रोमिजी है। तो ऐसे के फैक्ट्स देखिए ना, पैसे दिए सुहेल अफाक ने। व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही पेज द फुल अमाउंट? हाँ जी, फैजान से पैसे लेगा, कितने? सारे। हाँ लैला की अब 2 मिलियन था ना, हाँ तो उसे 1 मिलियन, लेकिन लैला की वजह से जितना नुकसान हुआ ये भी दोनों को 50-50 बेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7, ये क्लियर हो गया? 17. Binyamin borrowed rupees 1 million from Hatim and Tahir jointly and promised to repay the amount on March 1, 2011. With reference to conduct a state, who can claim performance in following situation? बिन्यामीन ने उधार लिया हातिम और ताहिर से, बोथ हातिम एंड ताहिर आर अलाइव ऑन ड्यू डेट। बिन्यामीन, बताइए कौन परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है बिन्यामीन से? कौन? दोनों जॉइंटली लिखना जरूरी है। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, ताहिर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हातिम बोथ डाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन, थक गए? अच्छा चलिए ये केस स्टडी कर लेते हैं, फिर बाकी आपको होम असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ। नहीं ये केस है, हाँ आप नहीं थके। मैं Mohammed promised to manufacture and deliver to Nasir remote controlled toy helicopters of agreed specification in first week of March 2011. Nasir in turn promised to pay for them by second week of March 2011. अमर ने कहा कि भाई मैं आपको हेलीकॉप्टर डिलीवर करूंगा, नासिर ने कहा अच्छा तो फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। अब बताइए कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली क्या होता है, अगर पार्टी जिसने चीजें डिलीवर करनी थी नहीं की, क्या पेमेंट करते हैं? Mohammed did not deliver the toys according to his promise. Should Nasir keep his promise? नहीं. And what remedy if any is available to him? Compensation. अब सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया है, उसके 2 क्वेश्चंस हैं 23, 20। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है? कल इंशाल्लाह पहले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। आपकी होम असाइनमेंट है क्वेश्चन 23 और 24, रिटन फॉर्म में करके लाइएगा। आज का